थायराइड ग्लैंड है क्या? बेसिकली हमारा जो जिस्म है वो दो किस्म के निज़ाम उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये जो हम बैठे यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं तो हमारा हार्ट अपने हिसाब से चल रहा है, हम सांस ले रहे हैं, ये सारे जो हमारे मैकेनिज़्म चल रहे होते हैं, आज़मा भी हो रहा है, ये सारा कुछ जो है ये दो निज़ाम उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक नर्वस सिस्टम जिसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और एक निज़ाम होता है जो एंडोकाइंस का है। जो एंडोकाइन में आपके कुछ हदूद होते हैं और कुछ हार्मोन्स होते हैं। मसलन थायराइड भी उनमें से एक हदूद है, पेंक्रियाज भी एक हदूद है। अगर पेंक्रियाज काम नहीं करता तो इसका मतलब है इंसुलिन नहीं बनेगी, इसका मतलब है डायबिटीज़ हो जाएगी। इधर से थायराइड हार्मोन जो ग्लैंड है या थायराइड का जो हदूद है, इसके दो लोब्स होते हैं, एक दरमियान में एक थायराइड इस्थमस होता है। ये सारा मिलके कुछ ऐसे हार्मोन्स बनाते हैं जो हमारे जिस्म की एनर्जी से लिंक्ड है। अच्छा, अगर आपके हार्मोन्स अच्छे होंगे तो आप एनर्जेटिक होंगे, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे, और कम होंगे तो एनर्जी भी कम हो जाएगी। अच्छा, ये जो हमें अपने इर्द गिर्द बहुत एनर्जेटिक लोग नजर आते हैं, इनके हार्मोन ओवर बड़े एनर्जेटिक जो लोग हैं, अच्छा इनमें हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकता है। अच्छा, और इसी तरह जो सुस्त फिर रहे होते हैं और जो काम करने को दिल नहीं चाहता, हो सकता है उनको हाइपोथायराइडिज्म हो। सो थायराइड हार्मोन्स हमारे वाइटल हार्मोन्स हैं जिन्होंने हमारी एनर्जी को मेंटेन करना है, ओके, जिन्होंने हमारी डेली एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, जिसको हम कहते हैं ना बेजल मेटाबॉलिक रेट। सारा मेटाबॉलिक रेट इस पर डिपेंड करता है थायराइड हार्मोन के ऊपर। थायराइड ग्लैंड की 3 किस्म की बीमारियां हैं जी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हाइपोथायराइडिज्म होगा, यानी उनका थायराइड हार्मोन अंडर एक्टिव है, आपके हार्मोन यहाँ से नहीं बन रहे, स्लो है। और कुछ ऐसे होंगे जो हाइपर है, जिनके हार्मोन ज़्यादा बनने शुरू हो गए, इसका मतलब है थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो गया है। और तीसरे लोग जो यहाँ हमारे पास कॉमनली आते हैं पाकिस्तान में, वो है जिनको थायराइड निड्यूल होता है, या गिल्लड़ भी इसको कह सकते हैं अपनी ज़ुबान में। जो गिल्लड़ का मतलब है कि यहाँ पे सोजन हो जाना। तो वो जो मरीज़ हैं वो एक सेपरेट एंटिटी है, जिनको सिर्फ गिल्लड़ है लेकिन उनके हार्मोन के फंक्शन ठीक है। तो ये भी एक तीसरी प्रॉब्लम हो गई। अब ऐसे तमाम अफराद जिनका वज़न बढ़ रहा है लेकिन खाना पीना नॉर्मल है जी, सुस्त रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, उनका हार्ट रेट स्लो रहता है, ये सारे अफराद हाइपोथायराइड नामी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इसका मतलब इनके थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव है। अब एक दूसरा मरीज ले लेते हैं, उसको यहाँ हम सारे बैठे हैं, कंफर्टेबल टेम्परेचर है, उस मरीज़ को यहाँ पे गर्मी महसूस हो रही होगी, हार्ट फीलिंग आ रही होगी। ये पेशेंट जिसका और इसका हार्ट रेट भी ज़्यादा होगा, खाना पीना ज़्यादा है लेकिन वज़न कम हो रहा है, यानी खाना पीना ज़्यादा है ठीक है और वज़न फिर भी कम हो रहा है। ये ऐसे अफराद हैं जिनको हाइपर थायराइड हो सकते हैं, हाइपर थायराइडिज्म की बीमारी है। सो ये 2 किस्म की बीमारियाँ हैं जो केमिकली इफ़ेक्ट करती है थायराइड। होता क्यों है डॉक्टर साहब ये? हाँ, होता क्यों है? एक बीमारियों का सब सेट ऑफ बीमारियां जिनको हम कहते हैं ऑटो इम्यून, यानी ऑटो इम्यून का मतलब होता है आपका अपना दिफाई सिस्टम आपके खिलाफ काम करना शुरू हो गया। ओके, आपके जिस्म में एंटीबॉडीज बन गई हैं, ऐसी एंटीबॉडीज जो थायराइड को डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं और उसे अंडर एक्टिव कर सकती है। ऐसी एंटीबॉडीज को हम एंटी टीपीओ भी कहते हैं। ओके, और ऐसे भी हो सकता है कि रिसेप्टर एंटीबॉडीज बन जाए, TRAB उनको कहते हैं, वो एंटीबॉडीज आपके ग्लैंड को ओवर एक्टिव कर सकती है। और ये मरूसी भी हो सकता है। अच्छा, यानी वालिदैन में है तो आप में भी आ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एंटीबॉडीज वो ट्रेवल करती आ रही फैमिलीज के अंदर, ये 67 to 80% ये मरूसी होता है। और उसके बाद कुछ और अदर काजेज होती हैं जो इन्फेक्शंस हो सकती हैं, इन्फेक्शंस के अंदर भी हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। और कई और ऐसे जो ये जेनेटिक डिजीज़ हैं, कुछ और लिंक डिजीज़ हैं बाकी, उनके साथ थायराइड इफेक्ट हो जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकता है? अच्छा, अब प्रेगनेंसी में हम आमतौर पे ऐसे होता है कि मरीज़ पहले से हाइपोथायराइड का शिकार है, थायराइड की प्रॉब्लम है और उसको प्रेगनेंसी हो गई। और प्रेगनेंसी में जो सबसे बड़ी एहतियात होती है वो ये होती है कि आपने फर्स्ट डे पे जाके अपनी डोज एडजस्ट करानी होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, फीमेल्स गलती करती हैं कि थायराइड की मेडिसिन ले रही थी, थायरॉक्सिन ले रही, थायरॉक्सिन कॉमन नेम है इसकी दवाई का, थायरॉक्सिन ले रही थी, जो ही प्रेगनेंसी हुई तो उन्होंने दवाई बंद कर दी। नतीजा उसका ये निकलेगा मिसकैरेज हो जाएगा। हालांकि ना सिर्फ दवाई जारी रखनी है प्रेगनेंसी में, बल्कि उसकी डोज को 25% बढ़ाना है और अपने डॉक्टर के मशवरे से। ठीक है। सो इसकी ज़रूरत होती है डोज की। इसी तरह से प्रेगनेंसी के अंदर भी कई दफ़ा डायग्नोज हो सकता है।
और जब भी ये डायग्नोज होगा, ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती है अगर हम इसको वेल इन टाइम ट्रीट नहीं करते। ओके तो प्रेगनेंसी में इसका ट्रीट करना ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, इसके लिए कोई एज है कि इस एज में, क्योंकि मैं तो बहुत यंग बच्चियों में भी देख रही हूँ। हाँ जी बिल्कुल, ये ऑटोइम्यून डिजीज सारी यंग एज में होती हैं, 20, 30, 40, ये सारी इस एज ग्रुप में आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। और इसी तरह से आपके जो बच्चे हैं जिनका कद नहीं बढ़ रहा, जिनकी नशोनुमा सही नहीं हो रही, जिनके मेंसेस पीरियड अभी शुरू नहीं हुए टाइम पे, ये सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर स्क्रीनिंग होनी चाहिए थायराइड डिजीज की। सही। और थायराइड इसमें कॉमन फैक्टर होता है उसकी बीमारी। किस एज में अगर बच्चे की ग्रोथ सही नहीं हो रही तो पेरेंट्स को कम से कम उनका थायराइड का टेस्ट तो लाजमी कराना है, कोई और कराए ना इस कराए? तरह होता है कि हम बच्चे की हाइट को ना मेजर कर, जब चिल्ड्रन के जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनको जा रहे तो ना हाइट मेजरमेंट हो रही होती है, तो जहाँ पे भी हाइट स्लो हो रही होती है वहाँ पे थायराइड का टेस्ट जरूरी होता है। वैसे मैं आपको मजे की बात बताऊँ कि इंटरनेशनल लेवल पे जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 1-2 हफ्ते के अंदर उसकी थायराइड की स्क्रीनिंग की जाती है। अच्छा, ये स्क्रीनिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम बच्चे की स्क्रीनिंग नहीं करेंगे उस वक्त उस बच्चे का ब्रेन डेवलप होना सारा, तो अगर उसको हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो ऐसी सूरत हाल में उसका ब्रेन डेवलप नहीं होगा और वो हाइपोथायराइड का शिकार होगा बर्थ से। अच्छा। और ऐसे बच्चे की अगर डायग्नोज ना हो तो डेथ हो सकती है। अल्लाह रहम करे। सो थायराइड की स्क्रीनिंग नियोनेट्स में भी डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ तो रिवायत ही नहीं है कि बच्चों की आप ये स्क्रीनिंग करें। आपने इतना अहम नुक्ता उठा दिया, बल्कि आपने तो खौफजदा भी कर दिया कि ये तो बहुत लाजमो मलजूम है। तो हमारे यहाँ ट्रेंड क्यों नहीं है ये ऐसी टेस्ट? फैमिलीज से मिल चुका हूँ जिनके बच्चों की डेथ हो गई लेकिन उनको डायग्नोज नहीं हो सका था। ओहो। और बाद में फिर किसी ने उनको बताया होगा कि डेफिनेटली ये थायराइड का प्रॉब्लम था। इतनी एज के बच्चों में कोई सिम्टम नजर आ रहा होता है? ऐसे बच्चे ओवरवेट होते हैं, उनकी टंग का साइज ज़्यादा होता है, ज़ुबान का, और फिर उनकी क्राई डिफरेंट होती है, होर्स क्राई होती है। अच्छा। जैसे गला बैठा होता है ना, जैसे क्राई होती है, तो उनकी होर्स क्राई होती है। तो ऐसे बच्चों को फौरी आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनका थायराइड स्क्रीनिंग करनी चाहिए। काबिल इलाज है डॉक्टर साहब बच्चों में? हाँ जी बिल्कुल, काबिल इलाज है। अच्छा, अगर आप उसको वैलेंटाइन डायग्नोज कर लेते हैं तो ये इसकी ट्रीटमेंट बड़ी सिंपल है। आपने वेट बेस्ड उसकी डोज देनी होती है और दुनिया जान में एक ही ट्रीटमेंट है हाइपोथायराइड की, वो है थायरॉक्सिन नामी केमिकल। यानी जो केमिकल अंदर नहीं बन रहा वो आपने रिप्लेस कर देना है। ओके, सिंपल, उसको आपने ऑल्टरनेट तरीके से दे देना है। अब दोनों थायराइड की जो आपने किस्में बताई, डायग्नोस हो गई जब, तो क्या मरीज सारी जिंदगी इन्हीं के साथ रहेगा? इसमें हम 2 कैटेगरीज बना लेते हैं। एक वो लोग जो हाइपोथायराइड हैं, जिनके अंदर एंटीबॉडी भी हैं और थायराइड की बीमारी का शिकार हो गए हैं, और हाइपोथायराइड है यानी वो लोग हैं जो ओवरवेट हो रहे हैं, जो सुस्तुल वजूदी का शिकार हैं, जो डिप्रेशन का शिकार हैं और हाइपोथायराइड है। ऐसे मरीजों की जो ट्रीटमेंट है वो लाइफ लॉन्ग चलनी है। अच्छा। उन्होंने अपनी टैबलेट सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले लेनी है। अगर कभी एक दिन वो डोज मिस कर दें तो अगले दिन 2 डोजेस खा लें। अच्छा। लेकिन खाएं ज़रूर। ठीक है। ये तो हो गए हाइपोथायराइड। अब इसकी ऑपोजिट वो लोग हैं जो हाइपर थायराइड है, जिनके अंदर ओवर एक्टिव ग्लैंड हो गया है, ओवर प्रोड्यूस कर रहे, ओवर एनर्जी है उनके अंदर, और वो भी अल्टीमेटली जब ओवर एनर्जेटिक होते हैं तो फटीग्ड हो जाते हैं। तो अब वो जो मरीज हैं वो 2-3 कैटेगरीज के होते हैं। जो मोस्ट कॉमन कैटेगरी है उसको हम ग्रेव डिजीज भी कहते हैं। इसमें आंखें बाहर को आ जाती हैं। अच्छा। आपने कुछ पेशेंट देखे होंगे उनकी आंखें बाहर को आ जाती हैं, इसको हम ग्रेव डिजीज कहते हैं। इनका इलाज आम तौर पे 2 साल तक होता है, 1.5 या 2 साल, और फिर मोस्टली ये ठीक हो जाते हैं। अगर ठीक ना हो तो हम इनको रेडियो एक्टिव आयोडीन नामी एक केमिकल वो पिला देते हैं, उससे ये फिर रिवर्स हो जाता है, हाइपो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। दूसरे ऐसे होते हैं जिनको यहाँ कोई एक न्यूड्यूल होता है, इनको भी हम आयोडीन पिला देते हैं तो ये ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिल्टियाँ बनी हुई हैं और सारा गल्लड़ बना हुआ है और इसको पूरी नेक को कवर किया हुआ है। ऐसे मरीजों की किसी स्टेज पे सर्जरी भी की जा सकती है, तो ये फिर रिकवर हो जाती है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उनकी ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से है। अगर आप टाइमली मेडिसिन नहीं लेते, हाइपो और हाइपर, हाँ जी, तो दोनों सूरतों में प्रॉब्लम हो सकती है ना। देखिए हम कहते हैं ओहो मसरूफ ज़िंदगी थी, हम यहाँ चले गए वहाँ चले गए, दवाई खाना भूल गए। अगर आप 2-3 दिन मुसलसल स्किप करते जा रहे हैं दवाई, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अब हाइपोथायराइड वाला पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट नहीं लेता तो इसका मतलब है कि उसका TSH दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म वर्स हो जाएगा। और ऐसे मरीजों को एक हम कहते हैं मिक्स एडीमा कोमा टाइप होता है, यानी वो कोमा में भी जा सकते हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, कहते हैं कानों में से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, हाँ जी, सर में दर्द होना शुरू हो जाती है, आप सर नहीं उठा पाते हैं। कुछ लोग तो इसको रिलेट कर देते हैं कि भाई किसी ने जादू कर दिया, इसके ऊपर ये उठ नहीं पा रहा।
बेड वो से जादू आप हो उठ सकता नहीं थायराइड का ही हो। सकते। हाँ वही मैं कह रही हूँ ना, तो कंडीशन ये भी हो सकती है। तो हाइपोथायराइडिज्म को बहुत ज़रूरी है ट्रीट करना, वरना ये लोग चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी और कन्फ्यूजन और मेंटल इनके अंदर फटीग और फिर जॉब प्लेस में इंटरेस्ट ना लेना, आपका जो रूटीन वर्क है उसमें इंटरेस्ट ना लेना, ये सारी चीज़ इनमें फटीग, पट्ठों में दर्द, हार्ट बीट स्लो हो जाना, हार्ट की झिल्ली के इर्द गिर्द पानी आ जाना, जिसको हम पेरिकार्डियल कहते हैं। तो ये जो हाइपोथायराइडिज्म, इसी तरह किडनी के ऊपर इसके बैड इफेक्ट्स हैं। अगर आप थायराइड हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट नहीं करते तो किडनी का फंक्शन भी डिस्टर्ब होता है। बेसिकली सारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है अगर आप थायराइड की आपको प्रॉपर अंदर हार्मोन नहीं बन रहे और आप रिप्लेस भी नहीं कर रहे। सो इनका रिप्लेस करना बड़ा ज़रूरी है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर मरीज़ लॉन्ग टर्म तक अपनी दवाई नहीं लेता लॉन्ग अरसे के लिए, तो आपके इमरजेंसी में आके लैंड करे और वो कोमा में हो। ओहो। अब कोमा में होगा तो उसका डायग्नोसिस कितना मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है इमीडिएटली तो TSH या थायराइड हार्मोन नहीं टेस्ट होने। नहीं आप करा सकते। दूसरा इमीडिएट हर डॉक्टर ने सोचना भी नहीं है। हमारे वहाँ के रेजिडेंट्स होते हैं, बेसिक लेवल के डॉक्टर्स होते हैं, हो सकता है वो इस कंडीशन को सोचे ही ना, जी। तो अनडायग्नोज कोमा चला जाए और उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो जाए।